ये कहानी एक ऐसी सत्य घटना पर आधारित है जिसने बिहार ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए थे। बिहार के एक गांव धूमकेतु, जहां राम दुलार अपने इकलौते बच्चे के साथ रहा करता था और उसे बहुत प्यार भी करता था। पापा, मुझे थोड़ी देर और खेलने दो ना। क्या आप भी? वैसे भी कल से स्कूल जाना ही है। वेकेशन का तो आज आखिरी दिन है ना। नहीं बेटे, लेट्स गो। चलो घर चलते हैं। मैं तुम्हें वीकेंड्स पर यहाँ दोबारा लेकर आ जाऊंगा। नहीं, आप तब तक उस बेंच पर जाकर बैठिए। मैं तब तक झूले की सैर करके आता हूँ। राम दुलार अपने बेटे करण को छोड़कर उसी मैदान के एक बेंच पर जाकर बैठ गया। चांद की मध्यम रोशनी में करण अकेले रात को खेल रहा था। उतने में ही वहाँ पर एक भयानक जीव, जो कि एक हूबहू इंसान की तरह दिखता था। उसके दोनों हाथों के नाखून एकदम लंबे और पैने थे और आंखें एकदम लाल। यार, कल से फिर से स्कूल जाना पड़ेगा, लेकिन पापा को जिद करके मैं हर हफ्ते यहाँ आया करूँगा। करण वहाँ खेल ही रहा था कि वहाँ पर लकड़सुंगवा बहुत तेज रफ्तार में उसके करीब आ गया। करण जब तक चीखता वो उसे ले जा चुका था। इस बात की राम दुलार को भनक तक नहीं थी। कौन हो तुम? कौन हो? और मुझे इस जंगल में क्यों लेकर आए हो? करण के इतना कहते ही लकड़सुंगवा ने अपने नाखून करण की छाती में गाड़ दिए और उसमें लकड़सुंगवा लिख दिया, जिससे करण की चीख पूरे जंगल में गूंज गई। ये तो करण की चीख है। करण, कहाँ चले गए तुम? करण, करण, करण! राम दुलार अपने बच्चे करण को ढूंढता हुआ हर तरफ भागने लगा और मैदान के पास वाले जंगल की तरफ पहुंचा और वहां जाकर अपने बच्चे करण को जमीन पर लेटा हुआ पाया, जिसे देखकर राम दुलार एकदम चौंक गया। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा! हे भगवान, तूने ये कैसा अनर्थ कर दिया। मैं तुम्हें अभी अस्पताल लेकर चलता हूँ। चलो मेरे साथ चलो। राम दुलार अपने बेटे को अस्पताल लेकर जाने लगा। ऐसी ही कई घटनाएं अस्पताल में पहले से ही हो चुकी थी। गांव के हर बच्चे के छाती पर लकड़सुंगवा अपने नाखूनों से अपनी निशानी छोड़ देता था। ओह माय गॉड, मैंने मेरे जीवन में कभी भी ऐसे केसेस नहीं देखे। आज ही के दिन अस्पताल में 5 बच्चों को भर्ती करवाया गया है। ये जरूर किसी की साजिश है। सबके सीने में लकड़सुंगवा लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? सारे बच्चे बेहोशी की हालत में यहाँ पड़े हुए हैं। उतने में वहाँ पर राम दुलार आया और डॉक्टर से अपने बच्चे करण की हालत पूछने लगा। मेरे बच्चे को अचानक क्या हो गया है? मैं उसे गार्डन में घुमाने ले गया। थोड़ी ही देर में मुझे वो जंगल के किनारे बेहोशी की हालत में मिला और उसके सीने पर नाखूनों की खरोंच थी और उसके सीने पर लकड़सुंगवा लिखा हुआ था। आप आज पहले नहीं हैं जो हमारे पास आए हैं, आप 5वें हैं और ऐसी खबरें न जाने और कितनी आएंगी। डॉक्टर और राम दुलार की बात सुनकर उसी हॉस्पिटल में एक बूढ़ा पियून खिलखिलाकर हंसने लगा। ये तो होना ही था। मैंने ये केस पहले भी देखा है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है कि क्या बोले जा रहे हो? अरे ये बूढ़ा हमारे अस्पताल में 30 साल से काम कर रहा है। मानसिक संतुलन खराब है इसका। ये ऐसी ही बहकी बहकी बातें करता रहता है। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, कहीं इस पियून की बात सच ना निकल जाए। 2 दिन बीत चुके थे। करण होश में आ चुका था और तब से एक ही बात बार बार दोहरा रहा था। लकड़सुंगवा, लकड़सुंगवा, लकड़सुंगवा। मैं तो अब भी कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो और मेरे साथ चलो। तुम्हें अगर अब भी रास्ता नहीं मिला तो तुम मेरी गर्दन उड़ा देना। क्या तुम मेरे बच्चे को ठीक कर सकते हो? कृपया करके कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उस लकड़सुंगवा का राज बताता हूँ।
रामदुलार अपने बच्चे करण की जान बचाने के लिए उस पियून के साथ कब्रिस्तान चला जाता है, जहां जाकर देखता है कि कुछ आदिवासी एक कब्र की पूजा कर रहे हैं। रामदुलार ये सब देखकर हैरान था कि उसने देखा कि उसी कब्र के पास उसका बेटा करण भी खड़ा है। ये सब देखकर रामदुलार बहुत चक्का रह गया और वहीं पर कब्रिस्तान का मालिक भी खड़ा था। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा बेटा तो अस्पताल में था, वो यहाँ कहाँ से आ गया? उस लकड़सुंघा ने अपने वश में कर लिया है उसे। जिस बच्चे के सीने में लकड़सुंघा लिखा है वो उसके वश में आ चुका है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। आदिवासी उस कब्र की पूजा कर ही रहे थे कि उस कब्र से एक भयानक आवाज आई। उस कब्र के अंदर से लकड़सुंघा बाहर आ गया और वहीं खड़े कब्रिस्तान के मालिक के गर्दन में अपने नाखून धंसा दिए और उसे नोच नोच कर खाने लगा। नहीं! लकड़सुंघा जंगल के रास्ते पर भाग गया, जिसका पीछा सारे आदिवासी और करण भी करने लगा। उन्हीं के पीछे रामदुलार भी जाने लगता है और तब पियून ने कहा, रुको, हम वहाँ ऐसे नहीं जा सकते। हमें सिद्ध बाबा को साथ में लेना ही होगा, वरना हमारी दशा भी उस कब्रिस्तान के मालिक जैसी हो जाएगी। जो करना है जल्दी करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। चलो उस बाबा के पास चलते हैं। पियून और रामदुलार दोनों ही उस सिद्ध बाबा के पास जाते हैं और उस सिद्ध बाबा को रामदुलार और पियून सारी बातें बताते हैं। ये तो होना ही था। लकड़सुंघा का आना तय था। जब से अंग्रेजों ने उसके बच्चे को तड़पा तड़पा कर मारा है। मैं कुछ समझा नहीं, क्या बात हो गई? आप जरा विस्तार से बताइए। लकड़सुंघा का नाम अमर है। वो अपने इकलौते बच्चे से बहुत प्यार करता था। उस वक्त अंग्रेजों का भारत पर कब्जा था। उन अंग्रेजों ने अमर यानी लकड़सुंघा के बेटे को चोरी के इल्जाम में बंदी बना लिया और काल कोठरी में ही उसकी मौत हो गई। तब से लकड़सुंघा हर वो इंसान जो रिश्वतखोर होता है और गद्दार होता है, उसके बच्चे को अपने वश में करके अंग्रेजों का शिकार करता है। बाबा, मैं अपने बच्चे को नहीं खोना चाहता। कृपया करके मेरे बच्चे को उस लकड़सुंघा के चंगुल से छुड़ा दीजिए। इसका मतलब तुम भी गद्दार हो। अगर तुम गद्दार ना होते तो लकड़सुंघा तुम्हारे बेटे को लेकर नहीं जाता। हाल ही में जो पुल गिरा था उसका कसूरवार मैं खुद हूँ। मैं अपने बच्चे को उस लकड़सुंघा के चंगुल से छुड़ाकर अपने आप को गिरफ्तार करवा दूंगा। बाबा, बस इसका उपाय बताइए। वो लकड़सुंघा अंग्रेजों के खून का प्यासा है। जब तक वो उस अंग्रेज को मार ना ले जिसने उसके बच्चे की हत्या की है, तब तक वो हर एक बच्चे को ऐसे ही जख्मी और कैद करके रखेगा। क्या आप मुझे उस अंग्रेज का पता बता सकते हैं? पुल वाले हादसे में मेरे साथ अंग्रेज थे, कहीं उन्होंने ही तो नहीं किया? उस अंग्रेज का नाम पीटर है, जो अभी भी अंग्रेजी शासन का रखवाला है। उस पीटर ने ही मुझे रिश्वत दी है। मैं जरूर उसे कैद करूंगा। बाबा, आप और पियून, आप दोनों उस जंगल में जाइए। मैं पीटर को लेकर अभी आया। रामदुलार उस अंग्रेज को फोन करके झूठी खबर देता है और कहता है, मालिक, मैंने सुना है जंगल में कुछ आदिवासी अंग्रेज सरकार को भगाने के लिए साजिश रच रहे हैं। क्या कहा तुमने? मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ, तुम भी आ जाओ। पीटर रामदुलार की बातों में आकर लकड़सुंघा के जंगल में पहुँच जाता है। उस वक्त लकड़सुंघा एक बड़े से पत्थर के ऊपर बैठकर नीचे आदिवासियों के साथ होता है। पीटर वहाँ पहुँचते ही लकड़सुंघा को देखकर उस पर गोली चला देता है। आज तो ये क्या? ये तो वही अंग्रेज है। हमें इससे बचना होगा। भागो यहाँ से। लकड़सुंघा ने एक जोर की बड़ी छलांग पीटर पर लगाई और अपने नाखून उसके गर्दन पर गाड़ दिए और उसका सर अपने हाथों से उखाड़ दिया, जिसे देखकर सब हैरान हो गए। चारों तरफ खून ही खून। लकड़सुंघा फरार हो गया। अरे वो देखो, करण वहाँ बेहोश पड़ा है। लकड़सुंघा का बदला अब जाकर पूरा हुआ। सारे बच्चे जो कैद में थे अब सुरक्षित हैं। लकड़सुंघा अब किसी को परेशान नहीं करेगा जब तक वो गद्दार ना हो। करण, मेरे बेटे, मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा मानो मैंने तुम्हें खो दिया। मुझे माफ करना बेटा। मैं अब से कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े।
और इसी तरह लकड़सुंगवा ने बच्चों को कैद करना बंद कर दिया। लेकिन आज भी लकड़सुंगवा की इतनी दहशत है कि लोग बाग उसके नाम से ही कांपते हैं। भयानक काली रात थी, बादल गरज रहे थे और बारिश हो रही थी। काजल और प्रियंका अपनी बीमार माँ की सेवा करने में लगी हुई थीं। काजल माँ के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी भिगो भिगो कर रख रही थी और प्रियंका माँ के तलवे रगड़ रही थी, लेकिन उनकी माँ की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। माँ, हमें उन हीरो के बारे में बता दो। अगर आप हीरो के बारे में बता देंगी तो उन्हें बेचकर मैं और प्रियंका अच्छा जीवन बिता पाएंगे। नहीं बेटा, वे हीरे तुम्हें ना मिले तो ही बेहतर है, क्योंकि हीरो के बाहर निकलने के साथ वो चुड़ैल भी गांव में आ जाएगी और मैं नहीं चाहती कि वो चुड़ैल तुम दोनों को कोई नुकसान पहुंचाए। काजल और प्रियंका की माँ हीरो के बारे में बताए बिना ही मर जाती है। प्रियंका, माँ हमें छोड़कर चली गई। अब हमारा इस दुनिया में कोई नहीं रहा, कोई नहीं। मैं वो हीरे ढूंढ कर आऊंगी, चाहे परिणाम कुछ भी हो। नहीं काजल, ऐसा मत करो, माँ की बात पर विश्वास करो। तुझे हीरे नहीं चाहिए तो मत लेना, लेकिन मैं इस तरह गरीबी में जिंदगी नहीं बिता पाऊंगी। माता पिता दोनों मर गए और हमें इस गरीबी में अकेला छोड़ गए। काजल पूरा घर छान मारती है और हीरे ढूंढ निकालती है। आखिरकार हीरे मिल ही गए। अब हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। काजल हीरों को एक सुनार को बेच आती है और बदले में ढेर सारे पैसे ले आती है। सुनार हरवंश बहुत खुश होकर अपने घर की ओर लौट रहा था। शकुंतला को जब हीरे दिखाऊंगा तो वो बहुत खुश होगी, खूब अच्छा खाना बनाकर खिलाएगी और खूब प्यार भी जताएगी। हरवंश ने रास्ते पर देखा कि कोई आदमी उल्टा गड़ा हुआ है। अरे, ये इस तरह कौन गड़ा है भाई? हरवंश टांगे खींचकर आदमी को बाहर निकालता है। अरे ये आदमी नहीं, भूत है। हीरे वापस कर। भूत हरवंश की गर्दन पकड़ लेता है। हरवंश अपनी जेब में से लाल मिर्च निकालकर भूत की आंखों में झोंक देता है। हरवंश की गर्दन छूट जाती है। वो तेजी से दौड़ने लगता है। जब वो थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने देखा सड़क पर एक बरगद का पेड़ है जिस पर चुड़ैलें बैठी हुई हैं। ये पेड़ तो यहाँ कभी नहीं था। चुड़ैलें पेड़ से उतरती हैं और हरवंश की तरफ बढ़ती हैं। बचाओ, बचाओ। हरवंश झाड़ियों में घुस जाता है। वो दौड़ते दौड़ते एक खेत में पहुंच जाता है। खेत में एक आदमी खटिया पर सो रहा था। अरे सुनो भाई, मेरे पीछे चुड़ैल पड़ गई है, मेरी कुछ मदद करो। अरे हरवंश काका, आप क्या तुम मुझे जानते हो? हाँ काका, मैं एक दो बार आपकी दुकान पर आया हूँ, शायद आपको ध्यान नहीं होगा। हरवंश उस आदमी को पूरी बात समझाता है। शायद आपके पीछे कोई हवा लग गई है। मैं आपको एक ताबीज देता हूँ, इसे पहनकर घर जाइए, फिर कोई आत्मा आपको छू भी नहीं पाएगी। आदमी तावीज पहनकर किसी तरह डरते डरते घर पहुंच जाता है। आज इतने लेट कैसे हो गए? कहाँ मुंह काला करके आ रहे हो? आज पता नहीं रास्ते में इतने भूत प्रेत कहाँ से आ गए। वो तो ये कहो कि मेरी जेब में लाल मिर्च पाउडर था, तब मैं भूत प्रेत से छूट गया, वरना पता नहीं क्या होता। कहीं इन हीरो की वजह से तो नहीं। हरवंश की पत्नी हीरे देखकर बहुत खुश होती है। हीरे, तुम्हें तो हीरो की परख ही नहीं है, मैं इन्हें संभाल कर रखूंगी। उधर काजल पैसों के ढेर पर बैठकर बड़े बड़े सपने देख रही थी। इतने सारे पैसों का मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे कोई महल बनाना चाहिए? ये किसी बड़े सराय में ठहरकर खाना खाना चाहिए। काजल सो जाओ, बहुत रात हो गई है। क्या पैसों के चक्कर में तुम सोओगी भी नहीं? इतने ढेर सारे पैसे होने के कारण मुझे नींद ही नहीं आ रही है। काजल की सांसें रुक गईं जब उसने देखा कि प्रियंका के पलंग के नीचे एक भूतनी लेटी हुई है। प्रियंका, तुम्हारे पलंग के नीचे? मेरे पलंग के नीचे क्या?
तुम्हारे पलंग के नीचे कोई लेटा हुआ है। प्रियंका जैसे ही धरती पर पैर रखती है, चुड़ैल प्रियंका को जमीन के अंदर खींच कर ले जाती है। प्रियंका, प्रियंका तुम कहाँ गई? प्रियंका कहाँ हो तुम? काजल ने पीछे देखा तो चुड़ैल पैसों के ढेर पर बैठी हुई थी। कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? प्रियंका कहाँ गई? अपनी बहन को बचाना चाहती हो तो मेरे हीरे वापस कर। हीरे हमारे हैं, तुम्हारा उन हीरों से क्या संबंध? ये तो तू जानती है कि तेरा पिता एक शराबी था। तेरा पिता मेरे पापा की दुकान पर काम करता था। एक दिन तेरे पिता ने शराब पीने के लिए दुकान से कुछ पैसे चुरा लिए। मेरे पिताजी ने रिपोर्ट लिखवा दी और तेरे पिताजी की खूब पिटाई हुई। फिर तेरे पिता ने बदला लेने के लिए मेरे पूरे परिवार की हत्या कर दी और मेरे हीरे घर से चुरा लिए। मेरे हीरे मुझे वापस चाहिए। हीरे तो मैं हरबंस सुनार को बेच चुकी हूँ। वापस लेकर आ, वरना तेरी बहन तो मरेगी, तू भी नहीं बचेगी। काजल दौड़ती हुई हरबंस के घर पर पहुंचती है। हरबंस काका, दरवाजा खोलो। इतनी रात में कौन आ गया? काका, हीरे वापस कर दीजिए। चुड़ैल ने मेरी बहन को पकड़ लिया है। आप अपने सारे पैसे वापस ले लीजिए। मैंने एक भी पैसा अभी खर्च नहीं किया है। हीरे नहीं मिलेंगे, एक बार बेच दिए तो बेच दिए। भाग यहाँ से। ऊपर देखो। रमेश की पत्नी ने जब ऊपर देखा तो चुड़ैल छिपकली की तरह छत पर चिपकी हुई थी। चुड़ैल सीधे हरबंस की पत्नी के ऊपर गिरती है और उसका गला घोंटकर उसे मारने लगती है। हरवंश दौड़ता हुआ कमरे के अंदर आता है और हीरे उठाकर ले जाता है। ये लो हीरे, लेकिन मेरी पत्नी को छोड़ दो। चुड़ैल हीरे लेकर गायब हो जाती है। काजल अपने घर की ओर दौड़ी। प्रियंका, भगवान का शुक्र है तुम वापस आ गई। मुझे माफ कर देना प्रियंका। काश मैंने माँ की बात मान ली होती तो हमारे साथ ये सब नहीं होता। कई महीनों के लॉकडाउन के बाद प्रिया और गौरव का स्कूल दोबारा खुला था। माँ, हमारा स्कूल खुल गया है। इतने महीनों बाद स्कूल जाएंगे, दोस्तों से मिलेंगे, कितना मजा आएगा। कुछ मजा नहीं आएगा। स्कूल बंद थे तो आराम से घर में वीडियो गेम खेलने को मिल रहा था। अब ढेर सारा होमवर्क करना पड़ेगा। गौरव अपने कमरे में जाकर वीडियो गेम खेलने लगा। अचानक उसे वीडियो गेम में एक भयानक चेहरा दिखाई दिया। कल स्कूल में मिलते हैं। मम्मी! गौरव की माँ और बहन उसके रूम में आते हैं। क्या हुआ गौरव? वीडियो गेम में कोई चुड़ैल है। इसमें इतनी चिल्लाने वाली क्या बात है? कोई कैरेक्टर होगा गेम का। नहीं, कोई भयानक आवाज में बोला। ज्यादा वीडियो गेम खेल खेल कर तेरा दिमाग खराब हो गया है। अब सो जा, कल स्कूल जाना है। प्रिया भी अपने रूम में सोने चली गई। मैंने अपनी स्कूल ड्रेस तो प्रेस ही नहीं की है। प्रिया ने अपनी ड्रेस निकालने के लिए अलमारी खोली। अलमारी के अंदर एक भूतनी स्कूल ड्रेस पहने खड़ी हुई थी। भूतनी उसका गला पकड़ लेती है। क्या हो गया? अलमारी में भूतनी है। अब लग रहा है तेरा दिमाग खराब हो गया है। माँ अलमारी खोलकर देखती है। कहाँ है इसमें भूतनी? अगले दिन प्रिया और गौरव स्कूल के लिए निकले। दोनों एक पेड़ के पास खड़े होकर अपनी स्कूल बस आने का इंतजार कर रहे थे। कल हमारे साथ जो हुआ वो हमारा वहम नहीं था, लेकिन माँ हमारी बात का विश्वास नहीं करेंगी। शायद कोई हमारी बात का विश्वास नहीं करेगा। तभी अचानक एक चुड़ैल पेड़ के ऊपर से गौरव के गले में फंदा डाल देती है और गौरव को खींचने लगती है। गौरव का दम घुटने लगता है। कोई मेरे भाई को बचाओ! तभी स्कूल बस वहाँ आ जाती है। अंकल, अंकल मेरे भाई को बचाइए ना, मेरे भाई को बचाइए ना अंकल। लेकिन तुम्हारा भाई तो बस में ही बैठा है। प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। स्कूल पहुंचकर प्रिया अपनी फ्रेंड वैशाली से मिली। हाय प्रिया, आज इतने दिनों के बाद मिल रहे हैं। अब जरा बताओ कि तुमने लॉकडाउन में क्या क्या किया। अरे इतनी उदास क्यों दिख रही हो? ज्यादातर टाइम मैं बोर होती रही। प्रिया वैशाली को रात और सुबह वाली घटनाओं के बारे में बताती है। मेरा विश्वास करो, जो भी हुआ मेरी आंखों के सामने हुआ है।
अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा विश्वास करती हूँ। अगली बार जब तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होगा तो अपने मोबाइल में वीडियो बनाकर रिकॉर्ड कर लेना, ताकि दूसरों को दिखा सको, तभी दूसरे तुम पर विश्वास करेंगे। उधर गौरव लाइब्रेरी में एक बुक ढूंढ रहा था। जैसे ही उसने बुक उठाई, दूसरी तरफ से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। गौरव ने बुक उस हाथ पर मारी और लाइब्रेरी से भागा। गौरव घबरा गया था। वो वाटर कूलर पर जाकर पानी पीने लगा। वाटर कूलर की टंकी से अचानक एक रस्सी निकली और गौरव का गला दबाने लगी। गौरव ने बड़ी मुश्किल से रस्सी अपनी गर्दन से हटाई और अपनी क्लास की तरफ भागा। स्कूल की छुट्टी होने के बाद प्रिया और गौरव बस में मिले। क्या तुम्हारे साथ स्कूल में कुछ हुआ? नहीं, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ था? गौरव लाइब्रेरी में अपने साथ घटी घटना प्रिया को बता रहा था। तभी अचानक बस रुक गई। प्रिया और गौरव ने देखा कि बस में उनके अलावा कोई स्टूडेंट नहीं है। ड्राइविंग सीट पर एक भयानक चुड़ैल बैठी हुई है। तुम दोनों के पिता डॉक्टर अजय गुप्ता की वजह से मैं और मेरा पूरा परिवार मारा गया। अब तुम लोग भी मरोगे। चुड़ैल प्रिया और गौरव की तरफ बढ़ती है। दोनों दरवाजे से बाहर भाग जाते हैं। चुड़ैल बस से उनका पीछा करने लगती है। आज तुम दोनों को कुचल कर रहूंगी। प्रिया और गौरव जब दौड़ते दौड़ते रेड लाइट पर पहुँचे, उन्हें अपने पापा की कार दिख गई। पापा, पापा! अरे बच्चों, क्या हुआ? रोड पर ऐसे क्यों भाग रहे हो? और तुम्हारी बस कहाँ है? गौरव और प्रिया अपने साथ हो रही चीजों के बारे में अपने पिता को बताते हैं। मेरी वजह से किसी की जान चली गई? ये कैसे हो सकता है? चलो जल्दी से कार में बैठो, पहले घर चलते हैं। तीनों लोग कार में बैठ जाते हैं। प्रिया और गौरव के पिता ने बहुत तेजी से कार चलाई। उन्होंने अचानक देखा कि उनके सामने से स्कूल बस आ रही है, जिसमें चुड़ैल बैठी हुई है। तीनों को लगा जैसे बस ने उन्हें कुचल ही दिया, लेकिन बस कार के बिल्कुल किनारे आकर रुक गई। बस से एक लड़की की आत्मा बाहर निकलती है। मेरा नाम शालिनी है। डॉक्टर अजय मेरे पिता हार्ट के पेशेंट थे। लॉकडाउन के दौरान उनकी हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ गई। मैं आपके क्लिनिक पर आई थी, लेकिन कोरोना के डर के कारण आपने मेरे पिता को नहीं देखा। मैंने आपसे बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन आप नहीं माने और क्लिनिक बंद करके चले गए। मेरे पिता की उस रात मृत्यु हो गई। इस सदमे में मेरी माँ ने आत्महत्या कर ली और फिर मैंने भी। मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरी एक छोटी सी गलती इतनी भारी पड़ेगी। कोरोना की वजह से मैं बहुत डरा हुआ था। एक समुद्री कप्तान की पहचान इस बात से होती है कि वो समुद्र के तूफान आने पर किस तरह का व्यवहार करता है, और डॉक्टर की पहचान बीमारी के समय ही होती है। यदि महामारी के समय आप सब डॉक्टर इस तरह छुपकर बैठ जाएंगे तो आम लोगों का क्या होगा? मैं तुम लोगों को मारना नहीं चाहती, मैं बस यही संदेश तुम्हें देने आई थी। डॉक्टर अजय डिसाइड करते हैं कि अब वे अपने क्लिनिक पर आने वाले सभी मरीजों को देखेंगे और किसी को मना नहीं करेंगे। ऐसा कहकर लड़की की आत्मा गायब हो जाती है।